नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीच मंडप में लाल सुर्ख जोड़ा, बालों में गजरा, हाथों में मेहंदी, पैरों में लाल महावर, माथे पर चांद तारों जैसे चमकती माथा पट्टी, हाथों में लाल सुर्ख चूड़ियां भरी हुई 16 श्रृंगार किए हुए बीच मंडप में बैठी दुल्हन आंसू बहा रहे थे। मंडप तक आई बारात वापस जा चुकी थी। वहीं पास में 7 फेरों की बनी वेदी से धुआं धीरे धीरे निकल रहा था। मंडप में सजे सारे सामान अस्त व्यस्त पड़े थे। लड़के के पिता एक और मंडप में गुमसुम अवस्था में बैठे थे। माँ, बहन और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। आज उनके दरवाजे से दूल्हा अपनी दुल्हन लिए बिना ही लौट गया था। गांव, बिरादरी, घर और समाज में उनकी मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोई कुछ भी कहकर चला जा रहा था। अध्यापक जी हर आने जाने वाले के सामने मुक्त दर्शक बने बैठे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किसी को क्या जवाब दें। बरसों की कमाई हुई इज्जत, मान सम्मान और मर्यादा मिट्टी में मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे जबान को लकवा मार गया हो। जिस सौभाग्य की कामना से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारी की थी, यह नहीं सोचा था कि उन खुशियों पर इस तरह पानी फिर जाएगा। सावित्री एक साधारण परिवार की लड़की थी। पढ़ने में ठीक ठाक थी, इसीलिए सपने भी हमेशा बड़े दिखती थी। पर अध्यापक जी अर्थात रघुनाथ प्रसाद जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपनी बेटी के सारे सपने पूरे कर सके, उनमें रंग भर सके और उसके सपनों को परवान चढ़ा सके। घर में 2 और छोटे भाई बहन भी थे, जिन्हें पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी पिता पर ही थी। सावित्री हमेशा यही चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर एक दिन बड़ी वकील बनेगी और उन सभी औरतों की मदद करेगी जिनके साथ अन्याय होता है, जिन्हें बेटा पैदा न कर पाने की वजह से छोड़ दिया जाता है, जो मायके से अच्छा दहेज नहीं लाती और जिन्हें लोग इसी कारण त्याग देते हैं। कभी कभी तो कोई लड़की लड़की जैसी खूबसूरत नहीं होती, तब भी उसे छोड़ दिया जाता है। पर सपने देखना अलग बात है और सपनों में रंग भरने के लिए हौसला, धैर्य और परिवार के सहयोग की जरूरत होती है। हौसला और धैर्य उसके पास बहुत था, पर परिवार का सहयोग नहीं था। रघुनाथ प्रसाद एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते थे। तनख्वाह भी ठीक ठाक मिल जाती थी, पर उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। और उनके सिर पर 2 बेटियों का ब्याह करने की जिम्मेदारी भी थी। दहेज जुटाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपनी बेटियों के विवाह के लिए अच्छा खासा दहेज जुटा सके। इसीलिए वे चाहते थे कि सावित्री की शादी पहले कर दी जाए, ताकि कुछ समय रुककर दूसरी बेटी के लिए भी थोड़ा बहुत दहेज जुटाया जा सके। सावित्री आगे और पढ़ना चाहती थी, पर रघुनाथ प्रसाद ने अपनी गरीबी का रोना रोया और जैसे तैसे करके उसे शादी के लिए मना लिया। जाने हर माँ बाप के लिए बेटी बढ़ती उम्र के साथ बोझ क्यों लगने लगती है। सावित्री यह शादी नहीं करना चाहती थी, पर माँ बाप की खुशी के लिए उसने अपने पढ़ने लिखने की इच्छा को दबा दिया। राजनीति और सामाजिक शास्त्र से बीए करने के बाद वह एलएलबी करके एक वकील बनना चाहती थी, जो गरीब और मजलूम औरतों को इंसाफ दिला सके। पर उसे नहीं पता था कि आज वह खुद भी एक मजलूम औरत बनने जा रही है। बिना किसी कारण के उसे भरी बिरादरी में अपमानित करके छोड़ दिया गया था। सावित्री मंडप में यूं ही बैठी आंसू बहा रही थी। तभी हिम्मत जुटाकर सावित्री की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, इस तरह कब तक बैठी रहेगी? चल, अंदर चल। सावित्री उठकर अपनी माँ के साथ घर के अंदर चली गई। कमरे में जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी वह अपने सास श्रृंगार को देखने लगी और सोचने लगी कि यही सास श्रृंगार कुछ देर पहले उसकी खुशियां बढ़ा रहे थे, पर अब यही उससे जहरीले तीर की तरह चुभ रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे अगर ये थोड़ी देर और उसके शरीर पर रहे तो इनके जहर से ही घायल होकर मर जाएगी। रात भर सावित्री रोती रही और सोचती रही कि क्या लड़की होना सचमुच इतना बड़ा गुनाह है कि दहेज में कुछ रुपए न मिलने की वजह से उसे इस तरह अपमानित करके मंडप में छोड़ दिया जाता है। सावित्री 2 दिन से लगातार रोए जा रही थी
और उसके पापा भी उतने ही दुखी दिखाई दे रहे थे। अपनी बेटी को इस तरह रोता देखकर गांव के लोग आते, मुंह पर सांत्वना के दो बोल बोल देते, पर पीठ पीछे कहते जरूर लड़की में ही कुछ गड़बड़ होगी। तभी दरवाजे से बारात लौट गई। नहीं तो आज तक ऐसा नहीं सुना कि किसी लड़की को मंडप में छोड़कर बारात चली जाए। जब सावित्री के माँ बाप पड़ोसियों के ऐसे ताने सुनते तो और भी टूट जाते और सोचते कि जिनकी गोद में बचपन से सावित्री खेली, जब वही लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बाहर वालों से क्या उम्मीद की जाए। 2 दिन लगातार रोने के बाद सावित्री ने अचानक अपने आंसू पोंछे और कहा, पापा, इस तरह गांव वालों के ताने सुनकर और रोने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितने पैसे लड़के वालों को दहेज में देना चाहते थे, उतने पैसे मुझे दीजिए। मैं उन्हीं पैसों से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। रघुनाथ प्रसाद जी बोले, बेटा, पैसे तो मैं दे दूँ, पर गांव वाले ताने मार मार कर हर दम दुखी करते रहेंगे, तब तू पढ़ने बाहर कैसे जाएगी। सावित्री बोली, पापा, अब मैं इस गांव में रहकर पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं शहर जाऊंगी, हॉस्टल में रहूंगी और पढ़ूंगी। रघुनाथ प्रसाद जी ने कहा, पर बेटा, इस तरह घर छोड़कर शहर में रहना ठीक होगा क्या। सावित्री भावुक होकर बोले, पापा, आप हर बार यही सोचते हैं कि ठीक होगा या नहीं, कभी मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। 2 दिन में रो रोकर थक गई हूँ। अगर इस बीच हार कर कुछ कर लेती तो गांव वाले क्या सोचते, आप सोचते ही रह जाते। पर मैं इतनी डरपोक नहीं हूं कि लोगों के तानों से आत्महत्या कर लूं। जो छोड़कर गया उसे दहेज चाहिए था, पर वह क्या छोड़कर गया है यह मैं सबको दिखाऊंगी, और तब सबको एहसास होगा कि मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूं। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में मुझे भी गर्व से सिर उठाकर जीने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है। लालची वे थे, हम नहीं। समाज के ताने उन्हें सुनने चाहिए थे, हमें नहीं। आपने ईमानदारी से पूरा जीवन कमाया, उसका क्या सिला मिला। इन गांव वालों के ताने, इस दुख की घड़ी में उन्हें आपके साथ होना चाहिए था, पर यहाँ कोई किसी का नहीं होता। हमें अपना भविष्य खुद ही संवारना होता है। हर पिता को बेटी बोझ लगने लगती है और वह उसे उतारने के लिए जल्दी शादी कर देना चाहता है। अब आप बस यह मान लीजिए कि आपकी बेटी की शादी हो गई है और मेरे नाम का बोझ अपने सिर से उतार दीजिए। आप सुकून से जिए और मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनने दीजिए। मैं इन दीवारों में घुट घुट कर नहीं जी सकती। जो सपने मैंने देखे थे वही पूरे करूंगी। जिस इंसान के साथ मैं मंडप में 1 घंटे भी नहीं बैठी, उसके लिए रोने का कोई मतलब नहीं। अगर जबरदस्ती शादी हो भी जाती तो पूरी जिंदगी रोते ही कटती, क्योंकि उसे मुझसे नहीं पैसों से मतलब था। खुद भी मजबूत बनिए और अपने बच्चों को भी मजबूत बनाइए। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि उसे गमों में डुबा दिया जाए। वह मेरा बीता हुआ कल था। मैं मान लूंगी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया क्या कहती है मुझे परवाह नहीं। बस आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं यही जानना चाहती हूँ। पैसे न भी दे तो मैं किसी तरह पढ़ाई शुरू कर दूंगी, क्योंकि अब यह जिंदगी मेरी है। यह सुनकर रघुनाथ प्रसाद भावुक हो गए और बोले, नहीं बेटा, मुझे खुशी है कि तू अपने दुख से बाहर निकल आई है। इस खोखले समाज से बगावत करने की समझ मुझ में होते हुए भी नहीं आई, जो तुम इतनी छोटी उम्र में समझ गई। अब जो पैसे मैंने दहेज के लिए रखे हैं वही तेरी पढ़ाई के लिए हैं। तू जब तक पढ़ना चाहे पढ़ेगी। शादी का फैसला भी तू ही करेगी। समाज क्या कहता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी, हर फैसले में मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। यह कहकर रघुनाथ प्रसाद ने सावित्री को शहर जाकर उसका एडमिशन करवाने का पूरा भरोसा दिया। अनुमति मिलते ही 2 दिन की तैयारी के बाद सावित्री शहर के लिए निकल जाती है और रघुनाथ प्रसाद जी सावित्री के साथ शहर जाकर उसे गर्ल्स हॉस्टल में कमरा दिलवा देते हैं। सावित्री वहीं रहकर क्लैट का एग्जाम दे देती है और साथ ही अपने जरूरी खर्च निकालने के लिए एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने का काम शुरू कर देती है, जिससे उसके जरूरत के खर्चे निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों में क्लेट का रिजल्ट घोषित होता है और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। फिर उसने
शहर के एक बेहतरीन लॉ कॉलेज में एडमिशन करा लिया। उसके साथ हॉस्टल के कमरे में रहने वाली शुभांगी को उसके पति ने छोड़ दिया था, क्योंकि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। ऐसे ही हॉस्टल में बहुत सी औरतें थीं जिनकी कोई ना कोई मजबूरी थी। अब तक सावित्री एडमिशन के चक्कर में भागदौड़ में व्यस्त थी, इसीलिए किसी के बारे में ज्यादा जानने की फुर्सत नहीं मिली थी। पर अब सबकी दशा देखकर वह सोचने लगी कि वह तो समझती थी कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इंसाफ चाहिए, पर यहाँ तो पूरी की पूरी जमात ही इंसाफ के लिए खड़ी है। सबको तो नहीं, पर कुछ को तो इंसाफ दिलाने की कोशिश जरूर करूंगी। इसके लिए उसे जी जान लगाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी वजह से इनमें से 2-4 लड़कियों को भी इंसाफ मिल गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। 3 साल की LLB की पढ़ाई, 4 से 5 लाख तक का पढ़ाई का खर्च, ऊपर से हॉस्टल की फीस और रहने खाने का खर्च, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर भी कठिनाई से लड़कर जो उम्मीदें नहीं हारता, जीत हमेशा उसी की होती है। जब 4th सेमेस्टर के एग्जाम हुए तो सावित्री ने शहर के एक प्रतिष्ठित वकील के यहाँ अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। LLB पूरी होने के बाद उसने स्टेट पर बार काउंसिल का लाइसेंस बनवाया, और फिर लाइसेंस मिलने के बाद वह अपने क्लाइंट का मुकदमा खुद लड़ सकती थी। उससे पहले उसे किसी और वकील के साथ केस पढ़ना पड़ता था। जल्द ही उसने फैमिली एडवोकेट के रूप में केस लड़ना शुरू कर दिया, और पहला ही केस उसने अपनी रूममेट शुभांगी का लड़ा, जिसे बच्चा न होने की वजह से उसके पति ने घर से निकाल दिया था और खुद दूसरी शादी करके मजे से जिंदगी जी रहा था, जबकि शुभांगी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। न उसके जीने मरने की खबर ली गई और न ही गुजारा भत्ते के रूप में कोई खर्च दिया गया। सावित्री ने उसका केस लड़ा और उसे हर महीने हर्जाने के रूप में अच्छा खासा भत्ता दिलवाया। धीरे धीरे हॉस्टल में रहने वाली सभी औरतें अपने अपने केस सावित्री के पास लेकर आने लगी। कम पैसों में एक टैलेंटेड वकील मिल जाना कोई मामूली बात नहीं थी। सावित्री ने उन सब की मदद की जो गरीब थे, पैसे नहीं दे सकती थी और दूसरों के सताए हुए थे, और धीरे धीरे वह वकालत के क्षेत्र में प्रसिद्ध होती चली गई। इधर गांव में भी लोग रघुनाथ प्रसाद से सावित्री के बारे में पूछने लगे। कोई कहता कि सावित्री बिटिया ने तो हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, तो कोई कहता कि उसमें पहले से ही बहुत टैलेंट था। जितने मुंह उतनी बातें। वक्त भी कितना अजीब होता है, इंसान को गिरगिट की तरह रंग बदलने पर मजबूर कर देता है। कोई कहता हम सब जानते थे कि वह एक दिन कुछ न कुछ जरूर बनेगी। लोग रघुनाथ प्रसाद से चापलूसी के बोल बोलते, पर वह सब समझते हुए भी हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते और सोचते कि आज इन्हें सावित्री की बहुत फिक्र हो रही है। वही लोग कभी पीठ पीछे उसी में खोट निकाला करते थे और शादी टूटने का दोष उसी पर मंडते थे। आए दिन केस जीतने की वजह से अखबारों में सावित्री की तस्वीर के साथ लेख छपने लगे और गांव वाले गर्व से कहते, यह वकील हमारे गांव की बेटी है। रघुनाथ प्रसाद अब स्कूल से रिटायर हो चुके थे, तो सावित्री सबको अपने पास शहर ले आए। उन्हें कभी कभी बेटी की शादी की चिंता सताती, पर सावित्री हर बार मना कर देती। छोटा भाई राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु चला गया। छोटी बहन रिया डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगी और कुछ सालों में डॉक्टर बन गई, तो सावित्री ने उसकी क्लिनिक खुलवा दी और उसके साथ पढ़ रहे एक डॉक्टर से रिया की बिना दहेज शादी करवा दी। राहुल के लिए भी लड़की पसंद कर उसकी शादी बिना दहेज के ही करवा दी, क्योंकि सावित्री जानती थी कि यह दहेज रूपी दानव न जाने कितने घरों को बसने से पहले ही उजाड़ चुका है और वह खुद भी उसकी भुगत भोगी थी। ये सारी बातें उसके सीने में सूल की तरह चुभती रहती थी। अब सभी अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे और माँ पापा सावित्री के साथ ही रहते थे। एक दिन सावित्री ऑफिस में बैठी अपनी केस फाइल स्टडी कर रही थी। तभी पियोन आकर बोला कि मैम, कोई मिस्टर कुणाल आपसे मिलना चाहते हैं किसी केस के सिलसिले में।
नाम सुनते ही सावित्री को एक अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि यह वही नाम था जिसकी वजह से सावित्री और उसके परिवार की जिंदगी में भूचाल आ गया था। वह सोचने लगी कि कहीं यह वही कुणाल तो नहीं। फिर खुद को समझाती है, नहीं नहीं, वह यहाँ क्या करने आएगा। लेकिन नाम सुनते ही वह अतीत के उन सहायक पलों में चली जाती है जहाँ उसने जहनुम जैसे दिन बिताए थे। पियोन दोबारा आवाज़ देता है तो वह अपने भयानक अतीत से बाहर आती है। मैम, क्या मैं उन लोगों को अंदर भेजूं? सावित्री बोली, उन्हें अंदर क्यों भेजोगे? मिश्रा जी छोटे वकील के पास भेज दो, वही उनसे सारी बात कर लेंगे, फिर मेरे पास आएंगे। पियोन बोला, मैम, आप ही ने तो किसी केस के सिलसिले में मिश्रा जी को बाहर भेजा है। सावित्री बोली, ओह हाँ, मैं भूल गई थी। ठीक है, अंदर भेज दो, मैं ही बात कर लेती हूँ। आने वाले का नाम सुनकर ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वह सोच रही थी कि उस इंसान का सामना कैसे करेगी जिसकी वजह से उसने इतने कष्ट सहे। फिर खुद को समझाती है कि एक ही नाम के बहुत लोग होते हैं, शायद यह वह न हो। तभी सामने से लगभग 50-55 साल की एक औरत कमरे में प्रवेश करती है और सावित्री को देखकर नमस्ते करती है। सावित्री भी नमस्ते कहकर बैठने को कहती है और पूछती है कि वह कौन है। वह औरत कहती है, मैं कुणाल की माँ हूँ। वह बाहर फोन पर किसी से बात कर रहा है। सावित्री बोली, जी बताइए, क्या कहना है? वह औरत कहने लगी कि उसकी बहू घर में बहुत अत्याचार करती है, हर बात पर हुक्म चलाती है और अपने साथ लाए दहेज का रूप झाड़ती है। सावित्री ने पूछा, तो आपने अपनी बहू के घर वालों से दहेज लिया है? औरत बोली, नहीं बेटी, हमने कुछ नहीं मांगा। लड़की के पिता बहुत अमीर थे, बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, पर लड़की के आते ही घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके रंग सामने आ गए। रोज पार्टियां, दोस्तों का आना जाना। एक दिन मेरे पति ने टोका तो उन पर ही बरस पड़ी। इतना सदमा लगा कि वह पैरालाइज हो गए। वह रोते हुए बताने लगी कि 5 साल हो गए लेकिन बहू का व्यवहार नहीं बदला। सावित्री ने पूछा कि क्या उन्होंने लड़की के माता पिता से बात की, तो उसने बताया कि उन्होंने साफ मना कर दिया। सावित्री बोली कि मामला कमजोर है और पूरी बात समझे बिना वह कुछ नहीं कह सकती। तभी दरवाजे से एक आदमी अंदर आया और सावित्री उसे देखते ही पहचान गई। यही वह आदमी था जो उसे दुल्हन बनाकर मंडप में छोड़कर बारात वापस ले गया था। पुराने जख्म फिर हरे हो गए, पर वह खुद को संभाल लेती है। औरत ने कहा, आओ बेटा, बैठो, मैंने मैडम को सब बता दिया है। कुणाल ने ध्यान ही नहीं दिया कि सामने बैठी यही वही औरत है। वह बोला, मैम, आपने हमारे केस के बारे में क्या फैसला किया? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगी। कुणाल की माँ चौंक गई और बोली कि बिना पूरी बात सुने मना क्यों कर रही है? सावित्री ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि गलती आप लोगों की है और मैं झूठा केस नहीं लड़ती। कुणाल ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? सावित्री बोली, आप कहते हैं कि आपने दहेज नहीं मांगा, जबकि मैं जानती हूँ कि आप दहेज के कितने लोभी हैं। इससे पहले भी आपने दहेज के लिए एक दुल्हन को मंडप में छोड़ दिया था। कुणाल ने पूछा, यह आपको किसने बताया? सावित्री हंसते हुए बोली, कितना अजीब इत्तेफाक है ना, जिस लड़की को तुमने मंडप में छोड़ दिया था वह मैं ही हूँ। यह सुनते ही कुणाल और उसकी माँ स्तब्ध रह गई। सावित्री ने गुस्से में कहा कि बिना किसी गलती के उसे अपमानित किया गया, सिर्फ दहेज के लालच में, और समाज ने हमेशा लड़की को ही दोषी ठहराया। कुणाल ने सिर झुकाकर कहा कि वह मजबूर था, पिता के खिलाफ नहीं जा सका। सावित्री बोली, तभी तो यह नहीं सोचा कि उस लड़की पर क्या गुजरती है। कुणाल की माँ ने हैरानी से पूछा कि उसे यह सब कैसे पता। तब सावित्री ने साफ कहा, जिस लड़के को आपके बेटे ने मंडप में छोड़ा था वह मैं ही हूँ। दोनों उदास होकर सावित्री के ऑफिस से निकलने लगते हैं तो सावित्री कहती है, रुकिए। दोनों वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर सावित्री को देखने लगते हैं। तब वह कहती है, आइए,
आप दोनों यहाँ बैठिए। दोनों आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सावित्री कहती है, अच्छा हुआ कि आपने उस दिन मुझे मंडप में ही छोड़ दिया था। अगर ब्याह कर ले जाते तो मैं आपके घर की बहू बनकर एक दायरे में ही सिमट कर रह जाती। पर आज मैं एक सफल वकील बन चुकी हूँ और न जाने कितने घरों को बर्बाद होने से बचा चुकी हूँ। इस लिहाज से आपने मुझे उस मंडप में छोड़कर अच्छा ही किया। हालांकि उस पल में और मेरे घर वाले बहुत बुरे दौर से गुजरे थे, पर कभी कभी घोर अंधकार में ही उजाले की किरण दिखाई देती है। मेरे लिए आपका छोड़कर जाना मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत रास्ता खोल गया। मुझे तो आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए मैं आपका यह केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर मैं उस लड़के के साथ भी नाइंसाफी नहीं करूँगी। आपने उसे दहेज के रूप में जो भी लिया है वह आपको वापस करना होगा। अगर यह मंजूर है तो ही मैं इस केस में आगे हाथ डालूंगी, वरना आप लोग कहीं और जा सकते हैं। कुणाल की माँ बोली, बेटी हमें उस लड़के से छुटकारा दिला दो। धन दौलत की हमें कोई जरूरत नहीं है। जिसने अपने लालच के लिए यह सब किया था वह तो खुद ही बिस्तर पर पड़े हैं, अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। शायद उन्होंने तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का दिल दुखाया था, इसी कारण भगवान ने उन्हें इस अवस्था में पहुंचा दिया। मैंने उनसे बहुत मिन्नत की थी कि दहेज न ले, हमें तो लक्ष्मी स्वरूप बहू चाहिए थी, पर उनके लालच ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया। आप हमें हमारी बहू से छुटकारा दिला दीजिए, भगवान आपको हमेशा सुखी रखेगा। सावित्री बोली, ठीक है, आप दोनों बैठिए और सारी बातें पूरी तरह सच सच मुझे बताइए। कुणाल और उसकी माँ सावित्री को सब कुछ सही सही बताते हैं। सावित्री उनका केस कोर्ट में लड़ती है और लंबी लड़ाई के बाद जीत भी जाती है। कुणाल और उसके परिवार को उसकी पत्नी से छुटकारा मिल जाता है और कुणाल की माँ व कुणाल दहेज के लिए लिया गया सारा सामान और पैसे लड़की को वापस कर देते हैं। इसी बीच केस के सिलसिले में बार बार मिलने से कुणाल को सावित्री से प्यार हो जाता है। केस खत्म होने के बाद कुणाल सावित्री को धन्यवाद देने उसके ऑफिस आता है और कहता है, सावित्री जी, आज आपकी वजह से मैं और मेरी माँ खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? सावित्री बोली, हाँ कहिए। कुणाल बोला, मैं चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है उसे सुधारूं और आपको अपने जीवन में शामिल करूं। मतलब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। सावित्री बोली, आपका प्रस्ताव अच्छा है, पर आप मेरे काबिल नहीं हैं। मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी बंधन में बंधकर फिर से अपने कदम वहीं रोक लूँ। अब मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ जिनके साथ मैंने अपने दुख के दिन गुजारे हैं और उन्हीं के साथ अपनी खुशहाली भी बांटना चाहती हूँ। मुझे अपने जीवन में किसी जीवन साथी की जरूरत नहीं है और ख़ास तौर पर वह कुणाल बिल्कुल भी नहीं। सावित्री आगे कहती है, मैंने एक औरत होकर भी अपने सही गलत फैसले खुद लिए हैं। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसे सही और गलत का फ़र्क ना पता हो। इसीलिए मुझे आप माफ़ी कर दीजिए, जिसे खुद यह ना मालूम हो कि उसे अपने जीवन में आगे क्या करना है। उसके साथ मैं अपने जीवन की डोर बिल्कुल भी नहीं बांध सकती। मैंने अपना रास्ता खुद चुना है और मैं बहुत से लाचार लोगों की मदद करना चाहती हूँ। घर परिवार के दायरे में सिमटकर मैं अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहती। मैंने जो राह चुनी है वही राह मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी और मैं इसके लिए आखिरी दम तक प्रयासरत रहूंगी। कुणाल बोला कि आप ये सब कुछ मेरे साथ रहकर भी कर सकती हैं। मैं आपको पूरी आज़ादी दूंगा। सावित्री बोली, बिल्कुल नहीं, अब मैं किसी रिश्ते में बंधना ही नहीं चाहती। अब मैं पूरा जीवन अपने माता पिता के साथ ही बिताना चाहती हूँ, उनके आखिरी वक्त तक, और उसके बाद क्या होगा पता नहीं। अभी के लिए तो मैंने इतना ही सोचा है। पियोन 2 कप चाय लेकर आता है और टेबल पर रखकर चला जाता है। कुणाल कहता है,
आप चाहें तो एक बार फिर अपने फैसले पर विचार कर सकते हैं। सावित्री बोली, सॉरी, मैं अपनी लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं रहती। मेरा टारगेट हमेशा क्लियर रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और चाय की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चाय लीजिए। कुणाल चाय उठाकर पीता है और फिर कहता है कि मुझे निकलना चाहिए। सावित्री बोली, जी बिल्कुल। कुणाल ऑफिस से बाहर निकल जाता है और उसके मन में गहरा अफसोस होता है कि उसने एक गलत फैसले की वजह से एक समझदार लड़की उसकी पत्नी बनकर उसके जीवन में नहीं आ सकी, वरना आज उसका जीवन संवर गया होता। उधर सावित्री आज बहुत खुश है, क्योंकि जिसने कभी उसे ना कहा था, आज उसने भी उसे ना कह दिया है। दिल में छुपा पुराना दर्द आज हल्का हो गया है। जो टीस रह रहकर उठती थी, वह आज चेहरे से गायब थी और वह खुद को पूरी तरह सुकून में महसूस कर रही थी। सावित्री आज ऑफिस से जल्दी निकलती है, मार्केट से मिठाइयाँ पैक करवाती है और घर चली जाती है। उसके पापा पूछते हैं, क्या बात है बेटा, आज बहुत खुश लग रही हो, कोई केस जीत गई हो क्या? सावित्री मुस्कुराकर बोली, पापा, केस तो मैं अक्सर जीतती रहती हूँ, पर आज जो जीत मुझे मिली है वह हर जीत से बड़ी है। आज मैंने उसे ना कह दिया जिसने कभी मुझे ना कहा था। पापा बोले, मतलब? सावित्री बोली, पापा, जिसने कभी भरे मंडप में मुझे ना कहा था, आज मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर आया था और आज मैंने उसे ना कह दिया। उसे भी समझ आना चाहिए कि ना शब्द का दर्द कितना खतरनाक होता है। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। सावित्री के पापा आज भी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। जहाँ सावित्री वकालत कर रही थी, वहीं दीपांशु नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी 4 साल की एक प्यारी सी बिटिया रिधिमा थी। दीपांशु सावित्री का अच्छा दोस्त बन गया था और रिधिमा सावित्री को अपनी माँ मानने लगी थी। सावित्री भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी और धीरे धीरे वह उससे गहराई से जुड़ गई। दरअसल रिधिमा के जन्म के समय उसकी माँ अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण इस दुनिया से चली गई थी और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए थे। दीपांशु की दुनिया उसकी बेटी में ही बसती थी, इसीलिए वह उसे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जाता था और उसे अपने साथ ही ले जाता था। बच्ची की देखभाल के लिए उसने एक आया रखी हुई थी, जिसे रिधिमा दादी कहती थी, और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी। सावित्री के पापा अपनी बेटी पर शादी का दबाव बना रहे थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारे। सावित्री ने दीपांशु से शादी की बात की तो दीपांशु ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह जानता था कि सावित्री एक बहुत अच्छी माँ बन सकती। अंततः दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस शादी से सावित्री के मम्मी पापा बेहद खुश थे और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। अब दीपांशु, सावित्री और रिधिमा तीनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? सावित्री का कुणाल को ठुकराना सही था या उसे दूसरा मौका देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।